नमस्ते। मैं ध्यामेश, अध्यापक श्री गुरुपादेश्वर हाईस्कूल, साणेहಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ तालुक, चित्रदुर्ग जिला। आप सबको परीक्षा साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप जानते हैं कि आज ही के दिन एसएसएलसी के तृतीय भाषा हिंदी के परीक्षा हुई है। हजारों छात्र परीक्षा लिखे हैं। एक अध्यापक होने के नाते मैं इस प्रश्न पत्रिका को सुलझाने की कोशिश किया हूं। इसमें थोड़ा सा त्रुटियां भी होंगे, लेकिन जब बोर्ड वालों ने की आंसर दिया जाएगा तब हमें पता चलेगा कि कौन सा उत्तर सही है, कौन सा उत्तर गलत है। फिर भी जहां तक मेरा ज्ञान है वहां तक मैंने पूरे के पूरे कोशिश किया हूं आप सब के लिए। आप कृपया ध्यान से सुनिए, और अगर आपके मन में कोई शक है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आप किसी को पीडीएफ के रूप में चाहिए तो कृपया 9449649850 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजिए। मैं आपको पीडीएफ को भेज दूंगा। फिर एक बार आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कृपया परीक्षा साथी यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब। तो प्रतिदर्शी उत्तर यानी मॉडल आंसर या की आंसर। पहला मेन क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए 4 विकल्प सुझाए गए हैं। उनमें से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर उसके संकेताक्षर सहित पूर्ण रूप से लिखिए। 8 अंक के लिए है, हर एक प्रश्न के लिए एक एक अंक है। तो पहला प्रश्न है, लिफाफा शब्द का बहुवचन रूप है। ए कागज, बी पॉकेट, सी लिफाफों, डी लिफाफे। सही उत्तर है डी लिफाफे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। ए हाथी, बी मोरनी, सी बैल, डी शेर। सही उत्तर है बी मोरनी। बेचना शब्द का विलोम शब्द रूप है। ये खरीदना, बेचना, लाना, बचाना। सही उत्तर है ये खरीदना। लगना शब्द का प्रथम प्रश्नार्थक क्रिया रूप है लगन, लगवाना, लगाना, लग गया। सही उत्तर है लगाना, सी। हाथी भाई हम लोग मकान बनाना चाहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह है। ये विस्मयादिबोधक, बी अल्प विराम, सी प्रश्नवाचक, डी कोष्टक। सही उत्तर है अल्प विराम, बी। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास है। ये राजवंश, बी जल प्रपात, सी दोपहर, डी देश विदेश। सही उत्तर है डी देश विदेश। अब्दुल कलाम जी का जन्म रामेश्वरम डैश हुआ। रिक्त स्थान के लिए सही कारक होगा। ये से, बी की, सी में, डी का। सही उत्तर है सी में। परोपकार शब्द में संधि है। ये गण, बी यण, सी व्यंजन, डी दीर्घ। सही उत्तर है ये गण, गण संधि। दूसरा मेन क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रथम 2 पदों से सूचित संबंधों के अनुरूप तीसरे शब्द का संबंध शब्द लिखिए, यानी अनुरूपता। 4 अंक के लिए। तो चलिए, पहला है मेजर कुमार कर्नल डैश। सही उत्तर है खुल्लर। रमानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। अब्दुल कलाम, उत्तर जैनुलाबादीन।
कश्मीर से बेचने वाला बेईमान, रेवड़ी बेचने वाला डैश। उत्तर ईमान। भोला बाला बाल कृष्ण, चुगलखोर डैश। उत्तर बलराम। तीसरा मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक पूर्ण वाक्य में लिखिए। 4 प्रश्न 4 अंक। पहला प्रश्न है उनमें से, गाजर को खाने की मेज पर स्थान क्यों मिलने लगा है? उत्तर, गाजर में बहुत विटामिन होने के कारण मेज पर स्थान मिलने लगा है। दूसरा, आज मनुष्य का यान कहां जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन या आकाश में जा रहा है। तीसरा, बसंत और प्रताप किसके घर में रहते थे? उत्तर, बसंत और प्रताप भीखू अहीर के घर में रहते थे। कवि भारत माता से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि भारत माता से जग का रूप बदल देने की प्रार्थना करते हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। 8 प्रश्न है, 2-2 अंक। प्रश्न है, आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या देती थी? उत्तर, आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में केले का पत्ता बिछाती थी, चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार, साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी देती थी। आयोजकों ने परसाई जी को निमंत्रण क्यों दिया? आयोजकों ने परसाई जी को ईमानदार सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि परसाई जी देश के प्रसिद्ध ईमानदार है। परसाई जी के आगमन से ईमानदारों तथा उदीयमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। बिचेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। उत्तर, बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। माता हंसा देई नेगी और पिता किशन पाल सिंह था। वे अपने माता पिता के 5 संतानों में तीसरी थी। बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था। यशोदा कृष्ण को कैसे शांत करती थी या करती है? यशोदा कृष्ण को शांत करने के लिए कहती थी कि बलराम तो जन्म से ही चुगलखोर है। मैं गोधन की कसम खाकर कहती हूं कि तू ही मेरे पुत्र हो और मैं ही तेरी मां हूं। बैंस के पंजर से दोस्तों को कैसी जानकारी मिली? बैंस के पंजर से दोस्तों को यह जानकारी मिली कि जिस तरह पंजर में 4 पैरों पर हड्डियां पड़ी हैं, उसी तरह 4 मोटे गोले जमीन में गाड़कर उन पर पतली और लंबी लकड़ियों से छप्पर का पंजर बनाना चाहिए। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय क्या है? कवि दिनकर जी प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन इस पंक्ति द्वारा यह कहना चाहते हैं कि मानव प्रकृति पर नियंत्रण रखा है। वारी, विद्युत और भाप मानव के करों में बंधे हुए हैं। पवन का ताप भी मानव के हुक्म पर चढ़ता है और उतरता है। वह सरित गिरी सिंधु को लांघ सकता है, लेकिन उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। सूर्य से पृथ्वी और शनि का अंतर बताइए। उत्तर है, सूर्य से पृथ्वी का अंतर 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से शनि का अंतर 10 गुना ज्यादा अर्थात 150 करोड़ किलोमीटर है। शनैश्चर्य का अर्थ क्या है? शनैश्चर्य का अर्थ है धीमी गति से चलने वाला।
पाठ के अनुसार सत्य का स्वरूप कैसा है? पाठ के अनुसार सत्य बहुत भोला भाला और सीधा साधा होता है। जो कुछ भी अपनी आंखों से देखते हैं उसे बिना नमक मिर्च लगाए बोलना ही सत्य है। सत्य दृष्टि का प्रतिबिंब, ज्ञान की प्रतिलिपि और आत्मा की वाणी है। देश के प्रति हमारे कर्तव्यों के बारे में लिखिए। देश के प्रति हमारा कर्तव्य ये है, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगाना, राष्ट्रीय त्योहार आदि का आदर करना चाहिए। पांचवा मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। 9 प्रश्न है, एक एक प्रश्न के लिए 3 अंक। प्रताप राजकिशोर जी के घर क्यों आया? उत्तर, प्रताप बसंत का छोटा भाई था। बसंत राजकिशोर जी को 14.5 आने वापस देना था, लेकिन बसंत दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण नहीं दे सका। इसलिए प्रताप अपने भाई के आदेशानुसार पैसे वापस देने राजकिशोर जी के घर आया था। वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में आप क्या जानते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में कहना है तो एक ही कमरे में बैठकर विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों के साथ विचार विनिमय कर सकते हैं। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधियों के साथ 8-10 दूरदर्शन के पर्दे पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे आपस में बैठकर चर्चा करते हैं, वैसे ही दूर दूर के देशों में रहने वालों से चर्चा कर सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों का बचत होता है। रोबोनिल के कार्यों का विवरण दीजिए। रोबोनिल धीरज सक्सेना के घर में काम करने वाला एक बुद्धिमान रोबोट था। सुबह नाश्ता कराने, मेहमानों के स्वागत में द्वार खोलने, छोटे बच्चों का कहानियां सुनाने में काम आता था। धीरज सक्सेना के नाती पोतों के होमवर्क करवाता था। वर्ड प्रोसेसर पर भी काम करता था। रोज शाम को शेरू कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाता था। रोबोदीप के साथ मिलकर साधोराम को फिर से वापस काम में लाने में सफलता हुआ था आदि। मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में लिखिए। कवि भगवती चरण वर्मा जी ने मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि मातृभूमि के खेत हरे भरे हैं, वन उपवन फल फूलों से भरे हुए हैं, यहाँ खनिजों की व्यापक खजाना ही है। मां अपने बच्चों को मुक्त हाथ से सुख संपत्ति और धनदाम को बांट रही है आदि। कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ कैसे की? कलेक्टर साहब ने बाल शक्ति की तारीफ करते हुए कहा है कि बाल शक्ति के इन बच्चों ने गांवों को एक नया जीवन प्रदान किए हैं, गांव को स्वच्छ वातावरण दिया है, गांव एक आदर्श गांव बन गया है। सरकार की तरफ से बाल शक्ति टोली को 5,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। बच्चों की जितनी बढ़ाई की जाए उतनी ही कम है आदि। कवि समय का सदुपयोग करने को क्यों कहते हैं? कवि सियाराम शरण गुप्त जी समय का सदुपयोग करने के बारे में कहते हुए कहा है कि समय बहुत अनमोल है। समय का महत्व धन से भी ज्यादा है। जो भी करना है तो अभी करना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। समय ईश का दिया हुआ अति अनुपम धन है। समय ही जीवन है। समय को खोने से पछताना पड़ेगा। जो समय को साथी बना लेता है वही सफल होते हैं। खोया हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता है।
इसलिए समय का हर क्षण को सदुपयोग करना चाहिए आदि। कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन क्या है? कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक के साहित्यकारों की देन बहुत ही अनुपम है। जैसे कर्नाटक के कई साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है। बसवಣ್ण क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अलम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अपने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, पन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्यों की रचना की है। आधुनिक काल में कुवेंपु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्रु गोकाक, अनंत मूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार से अलंकृत है। इन महान व्यक्तियों ने अपना साहित्य द्वारा कन्नड़ साहित्य और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। निम्नलिखित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। मुखिया मुकुसो छाइए खान पान को एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस तरह मुंह अकेला खा पी कर सारे अंगों को पालन पोषण करता है, उसी तरह मुखिया भी काम अपनी तरह करनी चाहिए, लेकिन उसका फल सभी को बांटना चाहिए। गद्यांश का अनुवाद कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखिए। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटान है। यह हमारे चंद्रमा से भी बड़ा है। इसका व्यास 5150 किलोमीटर है। ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹ ಟೈಟಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಸ ಸುತ್ತಳತೆ 5150 किलोमीटर आಗಿದೆ. छठवां मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 वाक्यों में लिखिए। 2 प्रश्न, एक एक प्रश्न के लिए 4 अंक, कुल 8 अंक। पहला, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू एक पालतू जानवर है। गिल्लू को महादेवी जी ने बड़े प्रेम से पाला पोसा था। गिल्लू भी महादेवी वर्मा जी से बहुत ही लगाव रखता था। गिलहरियों के जीवन अवधि सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। जब गिल्लू के अंतिम दिन आए तो वह दिन भर ना कुछ खाया ना बाहर गया। पंजे ठंडे होने लगे। लेखिका ने हीटर जलाकर गरमाने की कोशिश की, लेकिन वह सुबह होते ही वह चिर निद्रा में सो गया। अथवा दूसरा प्रश्न, उसी प्रश्न के अंतर्गत गिल्लू के क्रियाकलापों के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र में गिल्लू पालतू जानवर है। गिल्लू को महादेवी जी ने बड़े प्रेम से पाला पोसा था। गिल्लू भी महादेवी वर्मा जी से बहुत ही लगाव रखता था। गिल्लू अपने घर में झूलता रहता था। लेखिका को आकर्षित करने के लिए तरह तरह के उपाय करता था। घंटों तक मेज पर रखी लिफाफे में दीवार के सहारे खड़ा रहता था। भूख लगने पर चिक चिक करता था। अन्य गिलहरियों के नेता बनकर उनके साथ खेलता था। लेखिका को चौंकाने के लिए कहीं छिप जाता था। लेखिका ना दिखाई देने पर उदास रहता था। गिल्लू की जीवन अवधि समाप्त होने पर गिल्लू चिर निद्रा में पहुंच गया। दूसरा प्रश्न, 4 अंक के लिए प्रश्नों में से निम्नलिखित कवितांश पूर्ण कीजिए। असफलता, यहां से भागो तुम। उत्तर है
असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। 7वां मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक प्रश्न के लिए एक एक अंक, कुल 4 अंक। नागाओं का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। अपने परिवार के लिए प्रत्येक नागा के पास काफी मात्रा में भूमि होती है। भूमि की कमी पड़ने पर ये लोग स्वयं ही वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। खेती में मुख्य रूप से आलू और धान उपजाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाए जाते हैं। खेत की नवीन विधियों का प्रचार भी अब इनमें होने लगा है। नागाओं का प्रधान भोजन चावल एवं मांस है। चावल से ये एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। इसे अपोंग कहते हैं। पहला प्रश्न, नागा लोग खेती योग्य भूमि कैसे बना लेते हैं? उत्तर, नागा लोग वनों को काटकर खेती योग्य भूमि बना लेते हैं। दूसरा प्रश्न, नागा लोग खेतों में क्या क्या उगाते हैं? उत्तर, नागा लोग खेतों में आलू और धान के साथ विभिन्न प्रकार के फल एवं साग सब्जी भी उगाते हैं। तीसरा प्रश्न, अपोंग किसे कहते हैं? नागा लोग चावल से एक प्रकार की शराब बनाते हैं और उसे आनंद से पीते हैं। इसे अपोंग कहते हैं। चौथा प्रश्न, नागाओं की कृषि पद्धति में क्या बदलाव हुए हैं? नागाओं की कृषि पद्धति में नवीन विधियों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए उनकी कृषि पद्धति में बदलाव हुए हैं। दूसरा मेन क्वेश्चन, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर 12 या 15 वाक्यों में किसी एक विषय के बारे में निबंध लिखिए। 4 अंक के लिए एक निबंध, किसी एक को लिखना है। पहला निबंध है बेरोजगारी। आधार बिंदु ये है प्रस्तावना, कारण, निवारण अथवा उपाय, उपसंहार। प्रस्तावना, काम करने की इच्छा होने पर भी जिसे रोटी मकान कपड़ों की पूर्ति के लिए पैसा नहीं मिलता है उसे बेकारी या बेरोजगारी कह सकते हैं। बेकारी या बेरोजगारी के कारण, पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना, दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति, उद्योग धंधों का अभाव, कंप्यूटर और इंटरनेट क्रांति आदि। निवारणोपाय, घरेलू उद्योग धंधों की प्रोत्साहन करना चाहिए, शिक्षा में आमूलाग्र बदलाव लाना चाहिए, जनसंख्या पर नियंत्रण लाना चाहिए आदि। उपसंहार, जो खाता है वह कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। कायक ही कैलाश मानकर अपना अपना काम में लगे रहना चाहिए। सरकारी काम को इंतजार नहीं करके स्वयं उद्योगों पर विश्वास रखना चाहिए। दूसरा निबंध, स्वच्छ भारत। आधार बिंदु प्रस्तावना, स्वच्छता का महत्व, स्वच्छ परिसर से लाभ, स्वच्छता रखने के उपाय, उपसंहार। पहला है प्रस्तावना। यह भारत सरकार द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2014 में आरंभ किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का सपना देखे थे। उस सपने को साकार रूप देने के लिए अब प्रयास हो रही है। स्वच्छता का महत्व, गंदगी ही सारे रोगों का जड़ है, इसलिए
गंदगी को नियमित रूप से दूर करना चाहिए या पुनर्उपयोग करना चाहिए। तभी रोगों से मुक्त होकर तंदुरुस्ती से जी सकते हैं। इससे व्यक्तिगत रूप से ज्यादा काम करने की ताकत और आनंद भी मिलेगी। इसके साथ परिवार और देश को भी सहायता मिलेगा। स्वच्छ परिसर से लाभ, गंदगी दूर हो जाएगी, लोगों की स्वास्थ्य बढ़ जाएगी, देश की प्रगति होगी, दैहिक और मानसिक तौर पर उल्लसित वातावरण निर्माण होगा, देश विदेश के लोग आ जाएंगे तो भारत प्रवासी केंद्र बन जाएगा आदि। स्वच्छता रखने के उपाय, भारत की सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को स्वच्छ रखना चाहिए। खुले में शौच समाप्त करना चाहिए। हर परिवार के लिए एक शौचालय बनाना चाहिए। तरल और कचरे का पुनः उपयोग करना चाहिए। स्वच्छता के प्रति नागरिकों में जागरूक करना चाहिए। स्कूल कॉलेजों के छात्रों में स्वच्छता के बारे में रुचि उत्पन्न करना चाहिए आदि। उपसंहार, यह एक अच्छा अभियान है। इससे देश स्वच्छ और स्वस्थ रहेगा। अतः हम सबका कर्तव्य है कि इस अभियान में हम भाग लें और आजीवन निभाएं। तीसरा निबंध है जनसंख्या की समस्या। आधार बिंदु ये है, पहला प्रस्तावना, दूसरा जनसंख्या वृद्धि के कारण और परिणाम, तीसरा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय और चौथा उपसंहार। प्रस्तावना, एक सीमित प्रदेश के जनों की संख्या को ही वहां की जनसंख्या कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि भारत की एक बड़ी समस्या है। आज भारत की जनसंख्या विश्व में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के कारण अनेक समस्याएं उद्भव हो जाती हैं। जनसंख्या की वृद्धि के कारण विज्ञान की प्रगति एवं निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था। लोग अंधविश्वास के कारण बच्चों को भगवान की देन माने जाते हैं। परिवार नियोजन का पालन नहीं करते। अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, आर्थिक दुस्थिति, सरकार द्वारा कठिन नियमों की कमी। परिणाम, बेरोजगारी बढ़ेगी, आर्थिक दुस्थिति होगी, पारिवारिक और देश की विकास में बाधा आएगी, कुपोषण हो जाएगा, दूसरे देशों के नजरों में हमारे देश गिर जाएंगे आदि। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय, लोगों में अंधविश्वास को दूर करना चाहिए, परिवार नियोजन का पालन करना चाहिए, अशिक्षा, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर भगाना चाहिए, आर्थिक स्थिति सुधारना चाहिए, सरकार द्वारा कठिन नियमों की जारी करना चाहिए। उपसंहार, देश के विकास में जनसंख्या की वृद्धि एक बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करके लोगों को जागरूक रखना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। नौवीं मेन क्वेश्चन, निम्नलिखित विषय के बारे में पत्र लिखिए। 5 अंक है, 2 प्रश्न दिया गया है, उनमें से हमें एक लिखना होगा। पहला प्रश्न यह है, कोई सकारण बताते हुए 4 दिन की छुट्टी के लिए अपनी पाठशाला के प्रधानाध्यापक जी को एक पत्र लिखिए। दिनांक 3 जुलाई 2020। प्रेषक शिवस्वरूप डीएस, 10वीं कक्षा, श्री गुरुपादेश्वर हाई स्कूल, साणेहल्ली। सेवा में प्रधानाध्यापक जी, श्री गुरुपादेश्वर हाई स्कूल, साणेहल्ली। विषय, 4 दिन की छुट्टी मांगते हुए प्रार्थना पत्र। महोदय, आपसे निवेदन है कि गुरुजनों ने मेरी दीदी की शादी 5 जुलाई 2020 को करने के लिए निर्णय लिए हैं। मुझे
इस शादी में उपस्थित होना जरूरी है। अतः अनुरोध करता हूं कि मुझे जुलाई के 4, 5, 6 और 7 2020 तक 4 दिनों की छुट्टी मंजूर करने की कृपा कीजिए। सधन्यवाद। आपका आज्ञाकारी छात्र शिवस्वरूप डीएस। दूसरा प्रश्न यह है, जीवन में पढ़ाई के महत्व को बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए। दिनांक 3 जुलाई 2020। प्रिय भाई शुभाशीष, मैं यहां सकुशल हूं। आशा है कि वहां तुम भी सकुशल होंगे। तुम शायद काला अक्षर 22 बराबर मुहावर को जानते होगे। इस मुहावरे का अर्थ है कि जो पढ़ा लिखा ना हो वह 22 के बराबर है। अगर समाज में हमें गौरव चाहिए या हमारा जीवन सुचारू रूप से चलना चाहिए या ज्ञानी बनाना हो तो पढ़ाई बहुत ही जरूरी है। इसलिए तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो हम सब का गौरव का पात्र बनोगे। साथ ही माता पिता के परिश्रम भी सार्थक होगा। अतः मैं समझता हूं कि तुम मेरा इशारा समझकर खूब पढ़ोगे। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटी बहन सुप्रभे को ढेर सारा प्यार कहना। तुम्हारा हितैषी सुहास एसआर। सेवा में स्वदेश एसआर, 8वीं कक्षा, श्री गुरुपादेश्वर हाई स्कूल, साणेहಳ್ಳಿ, ಹೊಸದುರ್ಗ तालुक, चित्रदुर्ग जिला।